काम कर सके, प्रॉपर क्योरिंग कर सके, ताकि हमें ये वाली स्ट्रेंथ 28 डेज वाली स्ट्रेंथ हमें मिल जाए, क्योंकि ये 28 डेज क्योरिंग के रिस्पेक्ट में वैल्यू है, तो हमें प्रॉपर क्योरिंग भी करनी होगी। तो कितने टाइम बाद में हमें क्योरिंग स्टार्ट करना किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, तो उसके लिए ये सारा वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। और ये सारी बातें जो की गई है, वो बातें की गई है वो एफसी के जो 28 डेज की क्योरिंग के रिस्पेक्ट में है। तो इन दोनों को मिक्सअप मत करो, वरना बात बेकार हो जाएगी, ठीक है। अभिषेक, चलो इसका डाउट तो क्लियर हो गया, रीगेन कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आके लोड को रिलीज करूंगा, अगर मैं लोड को रिलीज करूंगा तो भाई ये इंस्टेंटेनियस रिकवर करेगा नहीं करेगा? भाई इसके बाद में लोड नहीं लगा रहा हूं मैंने ग्राफ यहीं तक ही छोड़ दिया, आगे ग्राफ नहीं बन रहा है, आगे ग्राफ नहीं बन रहा है, इसका मतलब लोड नहीं लगा रहे, हटा दिए लोड को। भाई आपने रबर को होल्ड करके रखा तो उसमें जो भी इफेक्ट हुआ वो सारी चीजें ये हैं। आज ही घर जाके मतलब क्लास के बाद में आप इसको फील करना, जब आप रबर को पुल करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत टाइटली फील होगा, और कुछ टाइम बाद में वो आपको इतना लगेगा कि नॉर्मल हो गया। तो जो नॉर्मल हुआ है ना, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से हो गया है। जैसे आप उसको छोड़ोगे मतलब लोड हटा दिए तो अब लोड लग नहीं रहा, तो अब क्या होगा, अब वो बॉडी वापस रिकवर कर रही है, तो फटाक से इंस्टेंटेनियसली कुछ ना कुछ रिकवर करेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे वो रिकवर होता है, बट परमानेंट नहीं होता है। तो जो रिकवर हुआ है वो ये है इंस्टेंटेनियस, और वो टाइम के साथ ये है, और इतना परमानेंट उसमें रह जाता है। राजन, मोहित, ये आंसर हो गया आपका। नहीं, ये डाउनवर्ड कैसे आया? काजल, आई होप इट इज क्लियर, डाउनवर्ड कैसे आया, ठीक है। चलो अब ये ग्राफ बना लो, फटाफट बना लो ये, और इसके सारे जो भी अदर पैरामीटर हैं जो वो तुम्हें सीटी में बता देंगे। लेट्स सी, अगर होगा तो अगर मुझे उसमें होगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट देयर, नोट इट डाउन। फटाफट लिखो। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, क्या पता किसी स्टेट पीएसयू के एईएन में आ जाए, है ना, तो नोट करो इसको क्विक। प्लास्टिक और इलास्टिक का डिफरेंस की स्लाइड को अंकित पहले इसको लिखो, मैं बता दूंगा कहां पे लिखना है और कैसे लिखना है। काजल, आई अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। चलिए,
तो ये बात हो गई हमारे पास किसमें, क्रीप को लेके। और अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई है ना, अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर हम इसका वैल्यू निकाले कैसे। मान लो क्वेश्चन में दे दिया तो हमें कैसे पता चले कि इसका वैल्यू कैसे निकालना है और क्या होगा, उसके लिए हम बात करते हैं। फटाफट नोट करिए इसको, क्विक एवरीवन। मान लीजिए हम कोई भी एक बॉडी लेते हैं या एक मेंबर लेते हैं जिसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया। मान लो हमने M25 का कंक्रीट लिया, फॉर एग्जांपल M25 हमने कंक्रीट लिया और कंक्रीट हमने लिया M25 का, इसके ऊपर लोड अप्लाई किया। जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं तो हमें इलास्टिक रेंज के अंदर जो स्ट्रेन का वैल्यू मिलता है वो स्ट्रेन का वैल्यू हमें मिला है ना। स्ट्रेन का जो वैल्यू मिला है वो स्ट्रेन का वैल्यू मिल गया, दैट इज मान लो हमने 400 × 10⁻⁻⁶ ये हमें स्ट्रेन का वैल्यू मिला, ये हमें स्ट्रेन का वैल्यू मिल गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस टाइम जो लोड था उस लोड को हमने होल्ड कर दिया फॉर 1 ईयर। मान लीजिए हमने 1 ईयर के लिए इसको होल्ड कर दिया। 1 ईयर बाद में सेम कंक्रीट के लिए स्ट्रेन वैल्यू जो बढ़ के स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीज अप टू 800 लिख दो, 800 × 10⁻⁻⁶ जो वैल्यू है वो स्ट्रेन वैल्यू क्या हो गया, वो बढ़ गया है ना, वो वैल्यू बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसके लिए क्रीप कोएफिशिएंट कितना होगा, ये बताना है। व्हाट इज द क्रीप कोएफिशिएंट, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। कैसे बताएंगे, तो भाई हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास कहाँ हो गया, ये रहा। हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास इनिशियली जो स्ट्रेन आई थी वो इलास्टिक स्ट्रेन थी और उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो उसका वैल्यू मेरे पास में कितना है, दैट वैल्यू इज द 400 × 10⁻⁻⁶। इस टाइम जो लोड था उसको मैंने होल्ड कर दिया तो ये सस्टेन लोडिंग बन गया, और कितने के लिए, 1 ईयर के लिए मैंने उसको होल्ड किया। कुछ भी कितने भी दिन के लिए कुछ भी लिखा आ सकता है, तो आपने उसको होल्ड किया। होल्ड करने से स्ट्रेन वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया, स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीज अप टू दिस वैल्यू। तो स्ट्रेन वैल्यू जो है वो क्या हो गया मेरे पास, पहले यहाँ पे जो वैल्यू था वो 400 था, अब वैल्यू जो है वो बढ़ के कितना हो गया, अब वो बढ़ के हो गया 800 × 10⁻⁻⁶। ये वैल्यू इतना बढ़ गया, पहले कितना था, 400 था, 400 × 10⁻⁻⁶ था, -6 था, हाँ या ना। तो अब आप खुद ही बता दो भाई क्रीप कितना होगा, खुद बता दो क्रीप स्ट्रेन कितनी होगी, क्रीप स्ट्रेन कितनी होगी। तो क्रीप स्ट्रेन होगी भाई, क्रीप स्ट्रेन मेजर कहां से हो रही, इसके ऊपर। तो भाई यहां से यहां तक जो वैल्यू आ रहा है वही तुम्हारे पास क्या शो करेगा, क्रीप को शो करेगा, क्रीप स्ट्रेन को शो करेगा। कैसे निकाले, यहां से यहां तक वैल्यू 800 और यहां से यहां तक वैल्यू 400, तो हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रीप स्ट्रेन जो दिया जाएगा वो आ जाएगा, दैट इज क्रीप स्ट्रेन। अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज द क्रीप स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन क्या आ जाएगा, दैट इज द 800 × 10⁻⁻⁶ - 400 × 10⁻⁻⁶। यही होगा ना ये वैल्यू, दिस वैल्यू। तो ये कितना होगा, इस पूरे में से ये माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा तो भाई हमारे पास में क्या बन गया, दिस इज द क्रीप स्ट्रेन जिसका वैल्यू आ जाएगा 800 - 400, so this is the 400 × 10⁻⁻⁶. This is the creep strain. अब थीटा, क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट होता है दैट इज द क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, तो क्रीप स्ट्रेन कितना, दिस इज द 400 × 10⁻⁻⁶। इलास्टिक स्ट्रेन कितना, दिस वन, यही तो हमने शो किया है, लुक एट दिस, हियर इट इज। तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आ जाएगा दिस वन, दिस इज द 400 × 10⁻⁻⁶, तो द वैल्यू बिकम्स 1, थीटा वैल्यू बिकम्स 1।
सो दिस इज द वैल्यू। अच्छा, इसी कंसेप्ट को लेके गेट में प्रॉब्लम भी आया है, एएन में हो सकता है पूछ लिया जाए। एसएससी जेईई जिस तरीके से पेपर चेंजेस कर रहा है, सो माइट बी दे आस्क इन द एग्जाम। सो एग्जाम्पल नोट करके लिख लो। क्लियर हो गया होगा ना सबको, किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, है ना। वन थिंग, ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आरसीसी डीसीएस, ये सब टफ क्यों है? क्या हम क्लियर कर पाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आया, किसने बोला स्टील टफ है? हु टोल्ड यू? जो भी है उसको मुझे मिलाओ एक बार। पूरे सिविल में अगर कोई आसान सा सब्जेक्ट है वो ओनली स्टील है। इसमें तो फिर भी आपको डेटा याद करना है, स्टील में तो कुछ भी याद नहीं करना। एक फॉर्मूला जिसको पता है वो सारे फॉर्मूले डेराइव कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, कोई इशू नहीं है। हु टोल्ड यू स्टील और डीसीएस ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर टफ है? वेरी इजी, वेरी इजी। बस आप जो करवा रहे हैं उस पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन भी अगर आप बना रहे हो नोट्स को पढ़ के, और अगर आपसे एक भी बन जा रहा है, अपने आप पे प्राउड फील किया करो कि मुझसे एक बना है, यानी कि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको वहां से तैयारी करनी है। अगर कुछ भी समस्या रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, मैसेज में और एनीथिंग जो भी है, आई विल हेल्प यू। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं या जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मेरा टारगेट एक ही है कि सिंगल डिजिट रैंक बने, है ना। तो उसके लिए ही सारी चीजें कोशिश कर रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग जो जेईएन एईएन के लिए पूरा आपके नोट्स में रहे, अलग से आपको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपको नोट्स में मिलना चाहिए, दैट्स वन। सो कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, बेस मजबूत रखिए। और ये बेसिक ही है जिसको मैं इतना आराम से और स्लोली करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो लिखो इसको। प्लास्टिक और इलास्टिक वाला भी स्लाइड दिखा दो, उसको भी नोट करना है। बिल्कुल नोट करवाएंगे आपसे, क्यों टेंशन लेते हो। चलो लिख लिया होगा सबने। तो यंग्स वाला हो गया, उसके बाद में हाँ अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। नोट करिए फटाफट सब लोग। कंक्रीट की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है और हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का इन द सेंस कि आईएस कोड जो है हमारे पास, दिस इज द आईएस कोड। और आईएस कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, नॉट इंटरनेशनल। दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड, दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब है कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी अगर हम टेस्ट करते हैं कहीं पे भी इंडिया के किसी भी लोकेशन में, तो वो टेस्ट रिजल्ट जो हमने निकाला है दैट इज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं इसमें जो पैरामीटर दिए गए उसको ध्यान में रखते हुए। ये ओनली जस्टिफिकेशन के लिए हैं, साइड टू साइड चीजें बदलती हैं, कंसेप्ट बेस वही है, बट वेरिएशन आ सकता है। वो वेरिएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आईएएस ने इंडियन की पूरी क्लाइमेट या प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक पैरामीटर लिखे कि ये बेस है, इसके हिसाब से आप बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को या कोई भी कंपोनेंट को आप डिजाइन कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया के अंदर मेरे पास में दिस इज द इंडिया, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो रहता है, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे राजस्थान है, और ये साउथ है, और ये जो है इधर मान लो मिजोरम वगैरह है। इस वाले पोर्शन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी या सोल्टी नेचर बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी और सोल्टी नेचर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या रहती है, यहाँ पे लेक है और ओशियंस है,
जिसकी वजह से नेचर में सोल्टी नेचर ज़्यादा है। राजस्थान में, गुजरात में और इस वाले पोर्शन में देखोगे, ये पाकिस्तान भी है इधर, तो इस वाले पोर्शन में अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर है, हीट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, रेन कम होती है। अगर आप जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्नो नेचर ज़्यादा है, स्नो नेचर ज़्यादा है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में पहले से मॉइस्चर नेचर है, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। इधर की साइड बात करते हैं तो ये जो रहता है इधर चाइना वगैरह और इधर ये लेक वगैरह, तो यहाँ पे कई बार ऐसा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बदलती रहती है, और ये अर्थक्वेक जोन में भी आता है, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन का एरिया भी है। और अगर मैं मिड की बात करता हूँ, ये यहाँ पे होगा, अगर मैं मिड की बात करता हूँ जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और यूपी हो गया, तो बेसिकली अगर मैं इन तीन की बात करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मॉडरेट रहता है। ये तो बात हुई एटमॉस्फेरिक कंडीशन को लेके। अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे सोइल जो है सामान्यतः है, अगर मैं इस बाउंड्री पे आता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोरस सोइल है, यहाँ पे रॉकी एरिया है, यहाँ पे मीडियम है, ग्रेवल्स वगैरह है, यहाँ पे वाटर टेबल ऊपर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर रॉकी एरिया है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्लाइमेट कंडीशन सेम नहीं है, मटेरियल यानी कि ग्राउंड सेम नहीं है, जो है ग्राउंड की जो बियरिंग कैपेसिटी वो सेम नहीं है। तो जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो दोस्तों उसके लिए आईएस कोड ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन के लिए आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेंगे, सीमेंट कितना लेंगे, कवर कितना देंगे, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूरेबल बना रहे। स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, ड्यूरेबल बना रहे हैं, और परफेक्टली जितना हम डिजाइन कर रहे हैं वैसा वो सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करें। तो उसके लिए कुछ मिनिमम डेटा है अलग अलग सिचुएशन को लेके, अलग अलग सिचुएशन माने एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग लेके उसके हिसाब से हम लोगों ने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, कवर, वाटर बाय सीमेंट रेशियो और क्रेक विड्थ कितना हम लोग अलाउ करते हैं, उसका कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है। गेट के एग्जाम को छोड़ के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं एक्सेप्ट गेट पेपर, अब जो मैं टेबल बता रहा हूं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट में फैक्ट नहीं आते हैं, वो न्यूमेरिकल या अदर चीज पे फोकस ज्यादा करता है। तो बाकी एग्जाम के लिए ये जो टेबल हम लोग लिखेंगे दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज वेयर इट इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन। और ये जो हम टेबल लिख रहे हैं वो ड्यूरेबिलिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, और इसमें जो भी हम पैरामीटर लिख रहे हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ वगैरह, उसमें एग्रीगेट साइज जो है वो 20 mm होगी। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं और उसी की चीजों को लेके लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए और ये लिखिए सो नेक्स्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, और उसमें हो जाएगा बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी हुई चीज है। ड्यूरेबिलिटी माने कि स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसा उसका बिहेवियर है, उसको लेके। और जो भी हम डेटा आगे लिख रहे हैं टेबल में वो 20 mm एग्रीगेट साइज को लेके दिया गया है। अगर ये 20 से हम 40 कर देते हैं या 10 कर देते हैं तो वैल्यू चेंज क्या होगा वो भी हम देखेंगे लास्ट में। चलो, तो अब आप एक काम करिए, ये हेडिंग के अंदर मतलब ये टेबल फॉर्मेट में बनाइए, और 5 पॉइंट होंगे। माइल्ड एक्सपोजर का ये होगा, मॉडरेट का ये होगा, सीवियर का, वेरी सीवियर का और एक्सट्रीम का। तो आपको टेबल कुछ हिसाब से बनानी है, सब में ये कॉमन है वो ना, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो ये टेबल बनाओ, एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम नॉमिनल कवर, सीमेंट, मैक्सिमम क्रेक विड्थ और मैक्सिमम फ्री वाटर बाय सीमेंट रेशियो, तो उसको लेके हम बात करेंगे। तो हेडिंग ये बनाइए टेबल क्विक।
स्टील में कितने आवर्स लगते हैं फिनिश होने में? अनुज, किसी भी फैकल्टी से ये क्वेश्चन कतई मत करना कि सब्जेक्ट खत्म होने में कितने ड्यूरेशन लगते हैं, बड़ा नुकसान कर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। चलो, तो ये हेडिंग बना लिया होगा। पहला हो जाएगा माइल्ड एक्सपोजर, नॉर्मल ग्रेड के लिए है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो कंडीशन आती है माइल्ड एक्सपोजर में, वो कंडीशन ये है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन और वेदर। नॉर्मल अगर रेन भी हो रहा है, नॉर्मल बारिश भी अगर हो रही है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होगा, मिनिमम नॉमिनल कवर 20 mm होगा, सीमेंट जो है वो 300 होगा, और मैक्सिमम क्रैक विड्थ जो है वो 0.3 होगी, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, 0.3 mm। और फ्री वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.55 होगा। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखा गया है, ये PCC के लिए लिखा गया है। ये हम जो वैल्यू लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वो RCC के लिए लिख रहे हैं। हम किसके लिए लिख रहे हैं? RCC के लिए। और बाकी जो वैल्यू लिखी जा रही है वो हो जाएगा, ये जो वैल्यू लिखी जा रही है ये PCC के लिए है ना। अगर आपसे पूछा जाए PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए माइल्ड एक्सपोजर में मिनिमम ग्रेड कंक्रीट कितना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीमेंट कितना है? 220। RCC के लिए कितना है? 300। PCC के लिए माइल्ड एक्सपोजर में वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.6, RCC के लिए 0.55। सो दैट वैल्यू जो लिखा गया है, ये लिखा गया है PCC के लिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये PCC का, इसमें कुछ नहीं दिया गया। क्लियर? लिखो इसको। ये कमेंट है निकेत का आंसर दो इन्हें। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, RCC के लिए, PCC के लिए कुछ नहीं होगा। नॉमिनल कवर 20 mm, सीमेंट जो है वो 300, RCC, PCC के लिए 220, क्रैक विड्थ 0.3 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.55 फॉर RCC एंड 0.60 फॉर PCC। अब यहाँ पे ये जो 20 mm हमने लिखा है, ये जो 20 mm हमने लिखा है, दिस कैन बी, ये 20 mm क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। दिस कैन बी रिड्यूस बाय, दिस कैन बी रिड्यूस टू 15 mm if maximum bar dia is not more than 12 mm, is not more than 12 mm। अगर मेरे पास में जो भी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं उसका अगर डाया 12 mm से ज्यादा नहीं है, तब कवर जो है आप 20 mm का 20 की जगह 15 mm दे सकते हैं। बट ये कंडीशनल है 12 mm के लिए। अगर कुछ नहीं बोला गया तब हम 20 mm ही लिखेंगे नॉर्मल कंडीशन में। नोट करो। So this is for mild exposure condition and next हो जाएगा moderate exposure condition। अगेन ये जो ब्रैकेट में लिखा PCC के लिए, बाकी RCC के लिए। moderate exposure condition में क्या क्या आता है? sheltered from severe rain, बहुत तेज अगर बारिश हो रही है तब उसको हम कवर कर रहे हैं, तब हम उसको हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। एंड कंडेंसेशन के अंदर उसको हम लोग अगर हो रहा है तो उसमें एक्सपोज है अगर बारिश कंडीशन। So this is
So this is for mild exposure condition. And नेक्स्ट हो जाएगा मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन. अगेन ये जो ब्रैकेट में लिखा पीसीसी के लिए, बाकी आरसीसी के लिए. मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में क्या क्या आता है? शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, बहुत तेज अगर बारिश हो रही है तब उसको हम कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. एंड कंडेंसेशन के अंदर उसको हम लोग अगर हो रहा है तो उसमें एक्सपोज है. कंटिन्यूसली अंडर वाटर है तब ये इसके अंदर आएगा. शेल्टर्ड फ्रॉम सेचुरेटेड सॉल्ट एयर और एयर इन कोस्टल एरिया, तब उस केस में हम लोग ये अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम लोग मॉडरेट एक्सपोजर मानेंगे. और उसके लिए मिनिमम ग्रेड M25 होगा एंड कवर 30 mm होगा, सीमेंट 300 होगा और क्रेक विड्थ 0.25 और ये वैल्यू 0.5 होगा. आरसीसी के लिए, पीसीसी के लिए 15, 240 और 0.60 लिखो. मोहित ये लिखो, इसके बाद में शो कर दूंगा मैं. तो मॉडरेट एक्सपोजर में 4 अलग अलग कंडीशन है जिसको लेके हम लोग ये डेटा लिखते हैं. ये बार बार नहीं लिखना है आपको, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में कर लेना. पहला हो गया माइल्ड का, दूसरा हो जाएगा मॉडरेट एक्सपोजर और उसके लिए हम सारा डेटा ये लिख देंगे. तीसरी सिचुएशन आती है दैट इज द सीवियर एक्सपोजर. और सीवियर एक्सपोजर के अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आ जाएगी दैट इज एक्सपोज टू सी वाटर, अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, completely immersed in sea water and exposed to coastal environment. अगर इनमें से कोई सिचुएशन रहता है तो उसको हम लोग सीवियर कंडीशन बोलेंगे. उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी के लिए M30 एंड कवर 45, सीमेंट 320 एंड क्रेक विड्थ 0.20 और फ्री वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.45. पीसीसी के लिए M20, 250 और 0.50 होगा. ठीक है, ये आता है सीवियर कंडीशन में. और अभी तक अगर किसी ने पेपर बनाए हैं, PYQ अगर बनाए होंगे तो टोटल अगर बेसिक्स अगर क्वेश्चन पूछे गए तो ये वाले से n नंबर 15-20 बार बोलो तो कम नहीं होगा. बहुत क्वेश्चन पूछा गया है. सी वाटर के लिए क्या होता है, एक्सपोज टू सी वाटर क्या होता है, कंप्लीटली इमर्स्ड सी वाटर के लिए कौन सा ग्रेड होता है, कौन सा कवर होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. स्प्रे होना, सी वाटर स्प्रे होना अलग अलग सिचुएशन में है. राइट, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन एंड कंक्रीट इन द कांटेक्ट विथ ग्राउंड वाटर अगर आता है तो मिनिमम ग्रेड M35, कवर 50, मिनिमम सीमेंट 340, क्रेक विड्थ 1.10 एंड फ्री वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.45.
ये आरसीसी के लिए है और पीसीसी के लिए M20 260 और 0.45 होगा। फर्स्ट एंड हेडिंग वाला थोड़ा सा देकर लीजिए। करते हैं बेटा, पहले ये लिख लो मोहित। और W/C रेशियो 0.40 होगा। पीसीसी के लिए देखेंगे तो M25 एंड 280 एंड 0.40। दीज आर द वैल्यूज। नोट करो, फिर इस नोट को मैं बताता हूं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी नॉर्मल सिचुएशन जहां पे कोई भी लोड किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ डेड और लाइव लोड, तब उसको हम लोग स्टैटिक सिचुएशन बोलते हैं। और वो हम लोग ये बताते हैं, इसके द्वारा शो करते हैं। ठीक है। किसका था? चंदन सर, पीसीसी और आरसीसी की वैल्यू को इंडिकेट कर दो इस टेबल में। बेटा ये जो लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, जो येलो कलर में लिखा गया है, ये सारे इस टेबल के अंदर वो सारा पीसीसी के लिए है। चाहे मैं यहाँ पे लिखूं चाहे मैं यहाँ पे, ये सारा इसीलिए मैं आपको मैंने अगर मैंने तो नोट वन हम लोग बात कर रहे हैं नॉमिनल कवर के लिए। अभी मान के चलो कि कवर का मीनिंग क्या है, क्यों देते हैं, अब जानते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, उसके बाद में मैं बता दूंगा। तो नॉमिनल कवर में डेविएशन कितना होगा? डेविएशन माने कि जैसे यहाँ पे बोला गया 75 mm का कवर होना चाहिए इसके लिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं साइट के ऊपर कि एग्जैक्ट 75 तो पॉसिबल नहीं है, ये 70 भी हो सकता है, तो 80 भी जा सकता है, पॉसिबल है। तो आईएस कोड जो है वो कितने डेविएट को अलाउ करता है कि भाई 75 से अगर 70 है तो भी मान लेंगे, ठीक है, आप इसको आगे इसको यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो डेविएशन फ्रॉम द गिवन वैल्यू, तो उसके लिए ये कहता है कि आप जो भी वैल्यू है आपके पास में, ये 75 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, व्हाटसोएवर जो भी वैल्यूज हमें दे रखा है, ये वैल्यू जो है उसमें आप +10 जा सकते हैं, लेकिन माइनस आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जो डेविएशन अलाउ होगा ये 75 से 85 जा सकता है, लेकिन ये 74 नहीं हो सकता। माइनस आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्लस कर सकते हैं। यही लिखा गया +10 और 0। और अगर इसमें बात करूंगा तो +10 कर दो 60 हो जाएगा, लेकिन ये 49 नहीं होगा। सो द डेविएशन फ्रॉम द क्लियर कवर मीन्स it you can add +10 mm but you cannot reduce by single mm. clear है? So this is the note 1, this is the note 1। लिखो इसको क्विक। प्रवीण, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर टिल इलास्टिक लिमिट तक ही वैल्यू होगी। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं प्रवीण। मैं देखता हूं मीटर क्यूब, वाई रिड्यूस हो जाएगा सेम वॉल्यूम के लिए। तो जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो आपको कम सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तब उस केस में आपका जो है जो रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट होगा वो लेस हो जाएगा। यही चीज हम लोगों ने लिखी है। दिस इज द वन। अगर एग्रीगेट, ये नोट 2 में होगा, एग्रीगेट साइज अगर 10 mm है, 20 mm के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखा गया है, अगर मैं 10 mm कर देता हूं तो सीमेंट कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 40 kg/m³ से, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जब डाया कम कर दिए हैं तो सरफेस एरिया बढ़ चुका है।
वहीं अगर मैं 20 mm से 40 mm कर देता हूं तो सीमेंट कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज बाय 30 kg पर मीटर क्यूब। व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया आल्सो रिड्यूसेस। नोट करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें एएन के एग्जाम में पूछी हुई है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। चलो, सो ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 10 mm करता हूं तो इंक्रीज होगा। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उसको माइंड में बैठा लो कि अगर डाया में डिक्रीज करूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा सीमेंट चाहिए होगी उसको सॉलिड फॉर्म बनाने के लिए, और अगर मैं डाया बढ़ा देता हूं तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो कम सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कम और ज्यादा आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन ऑफ, ये हेडिंग नहीं लगाना है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये हमने 3 क्लास पहले, आज अपना 4था क्लास है, 3 क्लास पहले हमने जो है वो ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखा था क्या और कैसे होता है। उसके बाद में सीमेंट को लेके हमने बात करी थी, एंड देन हम लोगों ने कंक्रीट वर्ड को लेके एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। यहाँ पे अपना दिस वर्ड ये खत्म होता है, कंक्रीट जो है खत्म होता है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। एग्रीगेट का साइज बढ़ा दें या घटा दें, तो वाटर को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, किसने कहा नहीं पड़ेगा अंकित। बट वो सारी बातें आप लोग सीटी में देखेंगे, जितना जरूरत IS 456 लेके बोलता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, यू कैन डिस्कस इन द सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सो ये हमारे पास कंक्रीट वर्ड यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं यहां से अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने इन तीनों को लेके अगर कोई भी मेंबर बनाया सीमेंट कंक्रीट को लेके, तब उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और इससे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको मैं बोल सकता हूं प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर या मेंबर। ठीक है। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि भाई प्लेन कंक्रीट जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये जो होता है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग किस में होगा? कंप्रेशन में होगा। कंप्रेशन भी मेंशन कर देता हूं, एक्सियल कंप्रेशन में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। और ये वीक होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। ये वीक होगा किस में? टेंशन में। अगर मैं टेंशन में स्ट्रेंथ देखता हूं तो ये 1/10 होती है कंप्रेशन को लेके। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ देखूंगा कंक्रीट की तो ये 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके। ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं PCC से कोई भी मेंबर अगर बनाता हूं तो मान लो मैंने एक फ्लेक्सर मेंबर बनाया यानी कि बीम बनाया, और जब इस पे मैं लोड अप्लाई करूंगा तो जैसे लोड अप्लाई करूंगा ये ट्रांसवर्स लोडिंग हो गया जो कि वर्टिकल परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे मैं लोड अप्लाई करूंगा व्हाट हैपन, ये जो बीम है वो इस तरीके से बेंड कर जाएगी कुछ ऐसे, और जैसे ही ऐसे बेंड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? बेंडिंग टेंशन डेवलप होगा। F का वैल्यू, अगर इस F का वैल्यू FCR से लेस या बराबर है तो क्रैक अपीयर नहीं होगा, लेकिन अगर इस F का वैल्यू FCR से ज्यादा हो गया तो क्रैक अपीयर हो जाएगा।
तो जैसे ही क्रैक अपीयर होगा, जैसे ही यहाँ पे क्रैक अपीयर होगा, तो हम ये बोल देते हैं कि भाई हमारे पास जो है F ग्रेटर देन FCR, तो ये मेरे पास बन गया क्रैक। और जैसे ही क्रैक अपीयर होता है तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली कंक्रीट अब काम की नहीं है, क्योंकि इसमें क्रैक आ गया। और ये क्रैक लगभग आ जाता है 1/10 के हिसाब से, लगभग जनरली अगर बात करें तो इसका मतलब ये रहा कि अगर ये कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन में अगर 100 यूनिट का लोड ले रही है तो बेंडिंग टेंशन में ये 10 के ऊपर ही फेल हो जाएगी। कहने की बात ये है, तो अगर ये 10 पे ही फेल हो जा रही है तो भाई ऐसा मेंबर तो हम बनाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी फेल हो रही है। तो पीसीसी मेंबर जो होता है, पीसीसी मेंबर जो होता है वो मेंबर बहुत जल्दी फेल हो जाता है अगर ये ट्रांसवर्स लोडिंग में है या टेंशन में है। तो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होगा, फुटिंग में आप इसको लगा दो, अच्छा वैल्यू देगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सियल कंप्रेशन आता है। बट अगर कहीं पे भी इसका जो वैल्यू है अगर टेंशन में है, बेंडिंग टेंशन में है, तो ये बहुत क्विकली फेल हो जाएगा। और कंक्रीट का जो फेलियर नेचर होता है, इसका जो फेलियर नेचर होता है वो फेलियर नेचर हो जाएगा दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब बहुत कम एलोंगेट होके फेल होना या बिल्कुल भी नहीं होना, जिसको हम लोग सडन फेलियर बोल देते हैं। तो ये क्या देगा, सडनली फेलियर दे देगा, बिना कोई वार्निंग दिए क्विकली फेल हो जाएगा। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है वो टेंशन नहीं ले सकता, ब्रिटल फेलियर देता है। तो हमें अगर इस मेंबर से टेंसाइल लोड भी ट्रांसफर करवाना है, जो कि ट्रांसवर्स लोडिंग की फॉर्म में है या और किसी फॉर्म में आ सकता है, यानी कि मुझे अगर इस मेंबर की टेंसाइल कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ये मेरे पास में सेक्शन बना हुआ है और ये यहाँ पे क्रैक अपीयर हुआ है, दिस इज द क्रैक। और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे जो है इस क्रैक पे जो टेंशन आ रहा है, यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है, यहाँ पे उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए एक ऐसा मटेरियल देना है, एक ऐसा मटेरियल रेनफोर्स करना है जो इस क्रैक के ऊपर पूरी की पूरी टेंसाइल लोड ले सके। इस क्रैक के ऊपर पूरी की पूरी, मैं इसको अगर जूम करता हूं तो जूम करूंगा तो भाई ये आपको क्रैक दिख रहा है और ये आपके पास में रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट है। तो इस क्रैक के ऊपर जो है पूरा का पूरा टेंशन कौन ले रहा है, ये रेनफोर्समेंट ले रहा है। हमने किस सोच से ये लगाया है, हमने ये लगाया है कि भाई जो हमारे पास पीसीसी मेंबर ब्रिटल फेलियर दे रहा है, क्योंकि इसकी टेंसाइल कैपेसिटी कम होती है, हमें इस मेंबर की टेंसाइल कैपेसिटी बढ़ानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस क्रैक को आगे नहीं बढ़ने देना है, टू प्रिवेंट द प्रोपेगेशन ऑफ द क्रैक, देन वी हैव टू रेनफोर्स a material which will take the all tensile stress at the crack and also prevent the propagation of the crack। रिपीट कर देता हूं, हमें ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगाना होगा, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो रेनफोर्स करना होगा, जो इस क्रैक के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस ले सके और क्रैक को आगे नहीं बढ़ने दे। तो भाई हमें ऐसा मटेरियल चाहिए, हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हमें ऐसे मटेरियल ढूंढने होंगे जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास में सबसे पहले आता है दैट इज द बम्बू। इसको भी मैं रेनफोर्समेंट पे लगा सकता हूँ, इसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। देन आता है एल्यूमिनियम, देन आता है स्टील, उसके बाद में आता है CFRP एंड इसके बाद में आता है GFRP। ये हमारे पास में कुछ मटेरियल हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। कितनी, तो देख लेते हैं।
इसका जो वैल्यू आता है ये आ जाएगा 70 गीगा पास्कल। ई का जो वैल्यू रहता है, ई का वैल्यू रहता है 70 गीगा पास्कल EAL। और ई स्टील अगर हम देखते हैं तो इसका रहता है 200 गीगा पास्कल। और ECFRP की अगर मैं बात करता हूं तो इसका रहता है 420 गीगा पास्कल। एंड EGFRP की बात करता हूं तो ये रहता है 440 गीगा पास्कल। इसका साइज कितना रहता है अभी मैं बता दूंगा कितना है। तो ये कुछ मटेरियल है जिनको लेके मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि इन मटेरियल को क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि सारे मटेरियल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से जो भी मटेरियल आप यहाँ पे लगाएंगे, पहली चीज वो कंक्रीट के साथ कॉम्पिटिबल होनी चाहिए। कंक्रीट के साथ क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटिबल होनी चाहिए। यानी कि स्टील और कंक्रीट का बिहेवियर सेम होना चाहिए जहां पे ये स्टील लगा है। ऐसा नहीं स्टील अलग तरीके से बिहेव कर रही है और कंक्रीट अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो फिर दोनों एक साथ नहीं होंगे। कॉम्पिटिबल का मतलब है दोनों एक साथ एक ही तरीके से बिहेव करें, राइट? तो वो कहलाता कॉम्पेटिबिलिटी। तो आप इन दोनों, इनमें से वो मटेरियल भी जब सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए। कैसे कॉम्पेटिबल करेंगे वो भी हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इनमें से वो हम सेलेक्ट करेंगे जिसको, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं आज मुझे चाहिए मैं फिर उसको ऑर्डर कर रहा हूं 2 महीने या 3 महीने बाद आ रहा, वो भी नहीं चलेगा। तीसरा, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाना चाहिए। चौथा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। पता लगा आप ऐसा मेटल भी सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट से कम है, तो फिर लगाने का लॉजिक ही क्या है? या कंक्रीट के बराबर है तो फिर भी उसको लगाने का लॉजिक क्या है? भाई हमें ऐसा मेटेरियल चाहिए ना जो टेंशन को ले सके। अब टेंशन जितना आ रहा उतना लेने के लिए कैपेबल तो होना चाहिए ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको लेके हम लोग इनमें से वो मटेरियल यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि रेनफोर्स करेंगे, जो एज ए रेनफोर्समेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया? तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहानी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों को देख लेते हैं, CFRP और GFRP। नो डाउट इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन ये इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपको ऑर्डर देना पड़ता है और ये बहुत टाइम बाद में डिलीवर होते हैं। पहली चीज, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेंथ नो डाउट ज्यादा है। दूसरा, ये इकोनॉमिकल तो किसी भी सिचुएशन में नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है इनकी। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये मेरा खुद का ही है। जब मैं IIT मद्रास में था तब मैंने भी टेस्ट किया था CFRP को लेके, तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 5 सेंटीमीटर विड्थ की, 5 सेंटीमीटर विड्थ की और 1.4 mm थिकनेस की, 1.4 mm थिकनेस की अगर आप एक स्ट्रिप मंगाते हैं जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो इसकी कॉस्ट लगभग 5 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसकी कॉस्ट लगभग 25,000 के लगभग पड़ती है। अभी तो खैर काफी बदल गया होगा। आप सोच के देखिए, 1.4 mm की थिकनेस, 5 सेंटीमीटर विड्थ और 5 मीटर का लेंथ, द कॉस्ट इज 25, टू मच। तो आप किसी भी बिल्डिंग में जब रेनफोर्समेंट लगाते हैं तो उसका डाया, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप एक रूम के लिए जो रेनफोर्समेंट अगर इसको लेके लगाएंगे, उतने में आप 2 मंजिल बिल्डिंग बना सकते हैं। दैट मच इफेक्ट करता है। तो ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों तो हमारे पास हट गए कि बाहर निकल गए। अब आते हैं मेरे पास बचे 3 मेंबर। बंबू सामान्यतः, बंबू जो है सामान्यतः रेनफोर्समेंट के तौर पे इसकी टेंसाइल कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, बट ये सामान्यतः यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉम्पिटेबल नहीं होता कंक्रीट के साथ, ये इतना ज्यादा कॉम्पिटेबल नहीं होता कंक्रीट के साथ, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। बट हाँ,
लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए इसको हम लगा सकते हैं, ज्यादा हाइट का बिल्डिंग नहीं है तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये भी हो गया, नॉट कॉम्पिटेबल, नॉट मोर एक्यूरेटली कॉम्पिटेबल विद द कॉन्क्रीट, तो इसके लिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। अब बचे ये दोनों, इन दोनों को अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में एल्यूमिनियम जो होता है, ये एल्यूमिनियम का ई कम है। अगर इसका ई कम है तो मैं ये जानता हूं ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। अगर ई कम है तो डेल्टा ज्यादा होगा, और अगर ई ज्यादा है तो डेल्टा कम होगा। कल हमने ये लिखा था, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई। तो अगर मैं इसको लेके बात करता हूं तो इसका ई जो है कम है स्टील के रेस्पेक्ट में। अगर ई कम है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ऐसा मटेरियल भी मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा जो बहुत कम लोड पे बहुत ज्यादा एलोंगेशन दे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा एलोंगेशन देगा तो यहाँ पे क्रैक वैसे ही बढ़ जाएगा और सेक्शन पहले फेल हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम को मैं एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज नहीं करता हूं, बिकॉज it gives the more elongation at very small change in the load। बहुत कम लोड में अगर मैं चेंजेस करता हूं तो भी ये बहुत ज्यादा एलोंगेशन देता है। कारण क्योंकि इसका ई जो होता है वो कम होता है। तो इसको मैं स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे नहीं मानता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो भी मैंने स्टेटमेंट बोला ये आ रखा है एग्जाम में। अब बचा एक, इनमें से कौन सा बचा? अब एक बचा जो कि होता है स्टील। स्टील जो है वो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा माने एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो ठीक है। दूसरा कंक्रीट से तो बहुत ज्यादा है, ये भी अच्छा है। कॉम्पिटेबल है कंक्रीट के साथ। इट इज द ओनली मटेरियल विच इज मोर एक्यूरेटली कॉम्पिटेबल विद द कंक्रीट। कॉम्पिटेबल को हम लोग इंश्योर करते हैं दो चीजों से। पहला करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के द्वारा। तो स्टील का और कंक्रीट का जो है थर्मल एक्सपांशन लगभग बराबर रहता है, जिसका वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये कॉम्पिटेबल है। दूसरा, स्टील और कंक्रीट में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड यहाँ पे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन के द्वारा। ये मैं भी सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दूंगा जितना भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। तो कॉम्पेटिबिलिटी हम लोग दो सिचुएशन से, दो कंडीशन से इंश्योर करते हैं। वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, बोथ द मटेरियल कंक्रीट एज वेल एज द स्टील आर ऑलमोस्ट सेम, दैट वैल्यू इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हम लोग इसको मान सकते हैं। दूसरा, स्टील में और कंक्रीट, स्टील की सरफेस और कंक्रीट जो टच हो रही है उनके बीच में जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनना जरूरी है ना, तभी तो स्टील पे स्ट्रेस जाएगी। तो जो बॉन्ड बना है वो इंश्योर किया जाता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन के द्वारा। ये क्या कहता है? ये कहता है कुछ ऐसे, मान लो ये रेनफोर्समेंट है और ये कंक्रीट है। तो जहां पे रेनफोर्समेंट की सरफेस और कंक्रीट जो टच हो रही है, ये दोनों मटेरियल जब आप इस पे लोड लगाएंगे तो ये इस तरीके से बेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आया है सेम स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे होता है, तभी परफेक्ट बॉन्ड में माना जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट। स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट। तो परफेक्ट बॉन्ड के अंदर हो गया, तो ये कॉम्पिटेबल हो गया। क्लियर है? तो कॉम्पेटिबिलिटी दो चीजों से एक्सेप्ट करते हैं। एईएन के पेपर में ये 5 से 6 बार चीजें पूछी गई है। ये वाली चीज इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप कभी भी ले सकते हैं और इकोनॉमिकल है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती कंपेयर टू अदर मटेरियल, सो इट कैन बी यूज एज ए दिस वन। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया इन सब में से जो कि रेनफोर्समेंट है, बंबू भी है, एल्यूमिनियम, स्टील, सीएफआरपी और जीएफआरपी, इन सब में से हम लोग ओनली स्टील को एज ए रेनफोर्समेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं।
कारण ये सारी बातें जो हमने अभी बोली हैं। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पे स्टील को एज ए रेनफोर्समेंट ले रहे हैं। अब एग्जामिनर ने क्या करा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट क्या लिखा, पहला स्टेटमेंट लिखा स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट, दूसरा स्टेटमेंट लिखा रेनफोर्समेंट इज काइंड ऑफ स्टील। बाद में आप जानते हैं 4 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, फर्स्ट सही, दूसरा गलत, तीसरा वगैरह वगैरह वगैरह, 4 ऑप्शन बनाने। तो क्या लिखा गया, स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट, काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट इज काइंड ऑफ स्टील। बताइए कौन सा होगा, पहला और दूसरे में से कौन सा होगा, बताइए। एवरीवन, विशाल, अंकित और राजकुमार, नदीम, मैं आपके डाउट को थोड़ा बाद में बात करूंगा, पहले इसका आंसर दो। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे पहला या दूसरा स्टेटमेंट, ये बताइए कौन सा सही है। स्टील इज काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट या रेनफोर्समेंट इज काइंड ऑफ स्टील? आपको ओनली 1 या 2 लिखना, दैट्स ऑल एवरीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे रेनफोर्समेंट हैं, ये सारे रेनफोर्समेंट हैं, लेकिन हम ओनली स्टील को यूज कर रहे हैं। कारण ये सारे पॉइंट डिस्कशन करने के बाद, तो स्टील एक रेनफोर्समेंट का टाइप है, स्टील एक जो है रेनफोर्समेंट का टाइप है, ये सारे रेनफोर्समेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू, और ऐसे क्वेश्चन जेईएन में आते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, क्लास के अंदर जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, आज के टाइम में एसएससी जेई निकालना, थोड़ा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, थोड़ा जरूरी है। आज के टाइम में जेईएन का पेपर, एसएससी जेईएन का पेपर थोड़ा मुश्किल है। कारण ये है कि अभी जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं उनको हर साल नए नए 800 क्वेश्चन चाहिए। 8 पेपर होते हैं आई थिंक, अलग अलग पारी के अंदर काफी बच्चे रहते हैं, तो ये 3-4 दिन पेपर चलता है। तो जब ये पेपर इतने दिन चल रहा है तो उनको हर साल नए 800 नए क्वेश्चन चाहिए। पहले ये होता था कि एक ही साल में 100 क्वेश्चन चाहिए, तो पेपर का लेवल बहुत रद्दी था, बहुत आसान था, बट अभी अच्छा हो गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो रेगुलर नहीं है, मैं फिर बोल देता हूँ, और वो ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लक अलग बात है, बाकी मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आई फाउंड दैट कि कुछ बच्चे 10-12 बच्चे आज मिस नहीं आए हैं। आई रिक्वेस्ट देम, अगर वो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनते हैं, बी रेगुलर इन द क्लास, और लेवल आज के टाइम का ये है, यू हैव टू बी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ, क्यों और कैसे कर रहे हैं। क्लियर है ना? सो भी रेगुलर रहिएगा थोड़ा, ताकि आसान रहे। चलो, तो ये सारी बातें होगी। स्टील को हम लोग रेनफोर्समेंट के तौर पे लगा रहे हैं। तो रेनफोर्समेंट जो है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट और बात करके फिर इसको सारा लिख लेते हैं। रेनफोर्समेंट जो है वो लगाया जा रहा है क्रैक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो भाई क्रैक मेरे पास अगर ऐसे हो रहा है, क्रैक अगर मेरे पास ऐसे हो रहा है, तो रेनफोर्समेंट ऐसे लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे या वर्टिकल लगाएंगे। तो दिखती सी बात है, क्रैक अगर ऐसे हो रहा है, लुक एट दिस, क्रैक अगर ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है, तो यहाँ पे जहां पे ये क्रैक हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रेनफोर्समेंट लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे टेंसाइल लोड ले लेगा। तो रेनफोर्समेंट हमेशा क्रैक के परपेंडिकुलर लगाया जाएगा। रिपीट कर देता हूं, रेनफोर्समेंट ऑलवेज प्रोवाइड द परपेंडिकुलर टू द क्रैक। क्यों परपेंडिकुलर देंगे? क्रैक के परपेंडिकुलर रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, कारण ये क्रैक को प्रोपगेशन होने से रोक सके। अब ये क्रैक शियर क्रैक है तो शियर क्रैक के परपेंडिकुलर लगेगा, टॉर्सन क्रैक है तो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, फ्लेक्सर है, कोई सा भी क्रैक किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, आपको क्रैक के परपेंडिकुलर रेनफोर्समेंट देना है टू प्रिवेंट द प्रोपगेशन ऑफ द क्रैक। तो रेनफोर्समेंट आर ऑलवेज प्रोवाइडेड to the perpendicular to the crack to prevent the propagation of the crack. Okay, चलिए
चलो जी, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा एक लास्ट पॉइंट, प्लेन ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है ब्रिटल फेलियर दे रहा था, अब रेनफोर्समेंट लगाने से क्या हो गया कि भाई ब्रिटल फेलियर किधर दे रहा था, क्योंकि टेंशन में फेल हो रहा था, टेंशन में फेल हो रहा था, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, टेंशन में वो मटेरियल लगा दिया जिसकी टेंसाइल कैपेसिटी ज्यादा है और डक्टिलिटी भी ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस रेनफोर्समेंट ने, ये जो हमने रेनफोर्समेंट लगाया है, इस रेनफोर्समेंट ने क्या करा, जो मटेरियल का ब्रिटल फेलियर का नेचर था, अब उसको इसने क्या कर दिया, डक्टाइल में कन्वर्ट कर दिया, डक्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। तो रेनफोर्समेंट क्या करता है, रेनफोर्समेंट मेंबर का फेलियर नेचर भी बदलता है, ब्रिटल टू डक्टाइल, ब्रिटल टू डक्टाइल। ठीक है, तो ये आपके पास में रेनफोर्समेंट का बेसिक आइडिया है। हम ऐसे ही रेनफोर्समेंट नहीं लगा देते हैं कि भी स्टील जो है सीधा सीधा लगा दो। स्टील को सेलेक्ट करने के पीछे सारे कारण थे। आई होप कि ये सबको क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट को लेके कि भाई क्या है और कैसे हैं, राइट। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको सिस्टमेटिकली लिखवा देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो हेडिंग लगाइए रेनफोर्समेंट,